नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए यहाँ पर जो है कि सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि वह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए साथियों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। और यहाँ पर हम प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्या को भी देखेंगे। तो इस तरह एक एक ही साथ हमारे कई सारे प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो आइए व्याख्या देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 808 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया और वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को व्याख्या के सहित भी देखा। इस तरह अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए, यानी कि नागालैंड। व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। और संविधान के अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम प्रशासन के संबंध में उपबंध है और नागालैंड का इस सूची में उल्लेख नहीं है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एम टी एम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, जबकि नागालैंड का संबंध छठी अनुसूची से नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। तो यहाँ पर हमको विभिन्न अनुसूचियां दी है और उसके जो है उसमें क्या लिखा गया है उससे हमको यहाँ पर बताना है कि किसका सही मेल नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है आंसर, यानी कि विकल्प डी, यानी कि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। तो आइए व्याख्या यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका सही सुमेलन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कथन डी में कि अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में निहित है, जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियों और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि चौथी अनुसूची में किया गया है। अब यहाँ पर व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि छठवीं अनुसूची में क्या किया गया है। तो छठवीं अनुसूची जो है वह जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 5वीं अनुसूची जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न नंबर 5 की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की संरचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि कश्मीरी भाषा। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया है। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की संरचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो यहाँ पर आप जो है व्याख्या में जो भी फैक्ट दिया गया है उसको भी आप ध्यान से देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। यह जो है आपके आगामी परीक्षाओं यानी कि लेखपाल की परीक्षा, होमगार्ड की परीक्षा सभी के लिए समान रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि अभी जो लेखपाल का भी सिलेबस आया है उसमें जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है सिलेबस में
मेंशन किया गया है, तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़कर। प्रश्न नंबर 6 हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि पहली अनुसूची में उल्लिखित है। व्याख्या देखते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों यानी कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुरूप शपथ लेता है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल। तो आपको इन फैक्ट्स को याद करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो साथियों, जब संविधान को फर्स्ट टाइम जो है अपनाया गया था तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। यहाँ पर व्याख्या पूरा देखेंगे कि जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है बढ़कर 395 हो गई है और जबकि अनुसूचियों की संख्या जो है वह 12 हो गई है। यानी कि अनुच्छेदों की संख्या वही है और जो अनुसूचियां हैं वह जो 8 से 12 हो गई है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान जब लागू किया गया था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट से जो अंग्रेजी नीति है उसमें क्या परिवर्तन आया? तो साथियों, जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें भारत में जो शिक्षा की नीति थी उसमें परिवर्तन आया और वह परिवर्तन क्या आया, आइए उसको व्याख्या से हम यहाँ पर देखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया था तथा इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो आप इस तरह से जान सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी थे या और भी जो कई उस टाइम के पॉलिटिशियन थे, उनको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश अच्छे से आती थी, उन्होंने कई सारी बुकों को इंग्लिश में लिखा था। तो यह जो है 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें जो है शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया और अंग्रेजों का यह जो उनका मतलब जो आगे की सोच थी उसमें यह था कि कुछ जो भारतीयों को इंग्लिश का ज्ञान कराया जाए जिससे उनका जो कम्युनिकेशन है अच्छे से बना रहे। तो इसलिए उन्होंने अपने फायदे के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का फर्स्ट टाइम उपबंध किया था। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कथन कि उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। और स्टेटमेंट बी की लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो आइए व्याख्या देखते हैं यहाँ पर कि संविधान के संदर्भ में उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है। अतः कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 11 की संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा राजभाषा में कंफ्यूजन होता है। तो आइए आज पूरे कंफ्यूजन को यहाँ पर हम दूर कर लेते हैं कि इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर होता है वह साथियों कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जब आप इस प्रश्न को पहली बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भारत में हिंदी भाषी जो है बाहुल्य है, परंतु यहाँ पर भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों विकल्प सी यानी कि भारत सरकार का जो अधिनियम 1999 था वह जो है जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति को के अंत को दर्शाता है। तो यहाँ पूरा आइए देखते हैं व्याख्या में पूरा इस प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम की संसद की भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एकांशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। तो साथियों आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1919 दो बार यहाँ पर 1919 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से याद करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। तो इससे हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि पूछा जाता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस जो है अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई, तो वह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 और जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि किस तारीख को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा स्थापना 1949 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 है। साथियों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जो है YouTube पर आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके द्वारा होमगार्ड की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो साथियों आपको एक चीज़ तो आप ये तय मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसान प्रश्न तो आप सॉल्व करें ही, परंतु आपको थोड़ा-सा डीप में भी जाकर स्टडी करना पड़ेगा, तभी जो है आप आसान प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँगे। केवल आसान प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं और तो आपके लिए यह जो है उतना लाभदायक नहीं होगा। हाँ, होमगार्ड में कठिन प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाएँगे, लेकिन आप आसान प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएँगे जब आप थोड़ी-सी अपनी स्टडी को डीप में करेंगे, थोड़ी-सी गहन अध्ययन करेंगे, तभी आप जो है आसानी से होमगार्ड में आने वाले प्रश्नों को कर पाएँगे। इसलिए एग्जाम फर्स्ट पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वह कंटेंट जो है कि थोड़ा-सा डीप में आपको दिया जा रहा है और व्याख्या के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कराया जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम में निस्संदेह फ़ायदा होगा। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न देखेंगे कि जी ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। और उदाहरण स्वरूप भारत में किस तरह का जो है संघवाद का शासन है, तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सहकारी संघवाद। तो साथियों एक प्रसिद्ध जो दार्शनिक है सहकारी संघवाद क्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं।
तो आप इस तरह से भारत में आप देखते होंगे कि केंद्र तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन यह जो है प्रदेश सरकार को खुली छूट देता है कि वो अभी अपने मन से नीतियों को बनाए, ना कि यह केंद्र प्रदेश की सरकार को रोकता है नीतियों को बनाने से। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि संसद भवन की लाइब्रेरी में। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं, एक प्रति अंग्रेजी में और एक हिंदी में। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था और भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि भारत सरकार का अधिनियम जो है 1909। यानी कि इस प्रश्न का हम अगर व्याख्या देखें कि 1999 का भारत सरकार अधिनियम जिससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियों और ईसाइयों तक कर दिया गया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया है, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय जो है प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए एवं हस्तांतरित विषय जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18 की किस तिथि को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ यानी कि किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। हम व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि 8वीं अनुसूची। तो व्याख्या हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली व 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देखेंगे कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1900 जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया गया। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वार्ता समिति का, सरदार पटेल को प्रांतीय समिति का तथा जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 22 भाग हैं। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि भारत एक है कैसा देश है? तो भारत जो है साथियों एक विकल्प बी यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है? आइए यहाँ पर देखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष अतः पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म का मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी और भारतीय संविधान के 42वें संविधान 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अतः यह जो है जब संविधान लागू हुआ था उसमें यह शब्द नहीं जोड़े गए थे, बल्कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो उसके द्वारा यह जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है वह कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो व्याख्या देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो साथियों यह भी थोड़ा टेक्निकल प्रश्न होता है कि यहाँ पर गणतंत्र का क्या मतलब होता है। तो आइए पूरा क्लियर कर लेते हैं कि गणतंत्र यानी कि गणराज्य अर्थात जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है उस पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति ही पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। और भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसका जो प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं है। यहाँ पर जो है कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है तय किया जाता है और वह 5 साल के लिए होते हैं। न कि यहाँ पर कोई राजशाही है कि किसी परिवार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु होता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता यानी कि अस्थायी में संपन्न हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ से हम कम से कम 6-7 प्रश्न यहाँ से हम क्लियर कर पाएंगे इस व्याख्या से कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह कमेटी के सामने रखा था और डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि आर.एन. टैगोर जी ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन की रचना की थी। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यह जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो है कि सर्वप्रथम किस अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गया था और संविधान सभा ने इस गीत को भारत का राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया।
पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है और इसकी गायन अवधि जो है 52 सेकंड निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आत्मरक्षा का अधिकार है, कैसा अधिकार है? तो यह जो है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा और चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्याख्या देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 97 निम्न उपबंध करती है। पहला, व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। और दूसरा, व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी और जिसमें कुल 15 महिलाएं थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? तो साथियों, कुल 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो यह भी प्रश्न कई बार जो है पूछा जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो पूरा व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस दिन हम जो है संविधान दिवस मनाते हैं और उसके कुछ उपबंध उस दिन लागू भी हो गए थे, लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अतः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि हैदराबाद। व्याख्या देखेंगे। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऑपरेशन जो है पोलो किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो वह जो है हैदराबाद के विरुद्ध चलाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 338 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किए गए एक नए अनुच्छेद 338 क में किया गया है और यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से साथियों हमने पूरा जो है यहाँ पर 35 प्रश्नों को यहाँ पर देखा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने कवर किया, व्याख्या सहित प्रश्नों को कवर किया और यहाँ पर अगर आप व्याख्या को लेकर चलेंगे तो 100 से ज्यादा प्रश्नों को हमने फैक्ट के माध्यम से यहाँ पर देखा। तो आप सभी साथी जो भी एग्जाम फर्स्ट चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आपके लिए काफी जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल द्वारा मेहनत किया जा रहा है, आपको अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इसी तरह की आपको वीडियो आ पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।